इंडियन रिपब्लिक को बचाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए। और इसको खतरा जो है ना, बीजेपी वाला बोला था कि नहीं कि हम सब 400 इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। और जितने 10 साल में निर्णय हुए हैं, आप बताओ कि संविधान के अनुसार है कि संविधान के खिलाफ है। नेता क्यों बनना चाहते हो, मुझे ये बताओ पहले। एमपी एमएलए मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हो, पहले ये बताओ। चल रहा है ना, बटोगे तो कटोगे। तो हमको बांटा किसने? हम अपने बांट लिए। क्या मुसलमानों ने आके बांट दिया? ईसाइयों ने बांट दिया? अमेरिका ने बांट दिया? गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी। दलित सबसे कमजोर कैटेगरी में था, उसको फ्रीशिप दिया, स्कॉलरशिप दिया। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम होने जा रहे हैं। उसके कितना जीरो लगेगा मैं नहीं जानता, मैं मैथमेटिक्स का नहीं, मैं इकोनॉमिक्स का इतिहास पढ़ाता हूं। दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति होने का दावा कर रहे हैं, तो एजुकेशन बर्बाद क्यों हुआ? दलित का मिडिल क्लास कैसे बना है, पहले समझिए। वो सरकारी नौकरियों की वजह से बचा है। इसमें क्या बिजनेस था कोई? सरकारी नौकरियों से दलित का मिडिल क्लास बना, और सरकारी नौकरियां खत्म तो ठन गोपाल। जात के नाम पर वोट देते हो, विचारधारा समझ में आती नहीं है। जात जात पर वोट दो। भाई बीजेपी, मेरा भाई भी खड़ा होगा बीजेपी से तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करके उसको हराने जाऊंगा। ये होना चाहिए राजनीतिक समझ। इतवरिया, सुमारी, बुधिया, मंगरू, ठीक है, ठीक है ना? और कुछ नाम याद करवाइए। हाँ, तरह तरह के नाम होते थे। और बाबा साहब ने एक बात जिसमें चर्चा नहीं होती है, बाबा साहब ने आंदोलन चलाया था नामांतर का भी, कि नाम बदलो, कि नाम में बहुत कुछ रखा है। वो पहले से लोग समझ लेते थे कि बुधिया है, इतवारी है, तो पता है कौन जाता है। ये नाम सब कभी औरों में देखे थे आप? ये सब दलित और पिछड़े के नाम हुआ करते थे और अभी भी हैं। क्यों? तो मालिक के यहाँ काम करते थे। मालिक के पास जब घर में बच्चा पैदा होता था तो मालिक के पास जाते थे कि नाम रख दीजिए मालिक। तो नाम किस दिन पैदा हुआ है? तो इतवार को, तो इतवारी, बुध को, तो बुद्धू, बुधिया। ये है खेल, समझिए। इसलिए सवाल यह है कि आखिर संविधान को खतरा किससे है? यह मौलिक प्रश्न है। और इस बात को अगर हम समझ लेंगे कि संविधान को किससे खतरा है, तो हम उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे। क्या संविधान को अमेरिका से खतरा है? क्या पाकिस्तान से खतरा है? नेपाल से खतरा है? चाइना से खतरा है भारत के संविधान को? नहीं। भारत के संविधान को, जिस संविधान की वजह से आपके नाम बदले गए, आपको वोट देने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, तो इस संविधान के खिलाफ कौन था? सबसे पहले यह समझना जरूरी है। इस संविधान को खतरा सीधे और सीधे आरएसएस और बीजेपी से है, ये समझ लीजिए। अगर आरएसएस और बीजेपी से है, अगर उसके लिए आप काम करते हैं, उसको वोट देते हैं, तो फिर से अपना नाम परिवर्तन का दिन तक तैयारी कर लीजिए। इतवारी सुमारी रखने का तैयारी करिए। सीधा ये वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए कि संविधान को खतरा। उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल में दूंगा कि जब संविधान सभा में, मुझे पता था कि आज प्रस्तावना पढ़ा जाएगा, मैं डॉक्टर अंबेडकर के 2 भाषण लेकर आया था, लेकिन आप थक गए होंगे इसलिए ज्यादा बोलूंगा नहीं। कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, तो अमूमन सर्वसम्मति से संविधान बना था हाउस में। उसका विरोध कौन कर रहा था? आरएसएस कर रहा था। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका विरोध कर रहा था बाहर। और संविधान सभा में जैसे ही 26 नवंबर को संविधान स्वीकार किया गया और संविधान लागू हुआ,
तो हाउस के बाहर आरएसएस लेख लिखता था कि हम कोई संविधान को नहीं मानते, इसमें भारतीय कुछ भी नहीं। क्या इस संविधान को जिन्ना से खतरा था? नहीं। इस संविधान को मुसलमान से खतरा है? नहीं। इस संविधान को आरएसएस से खतरा है, क्योंकि आरएसएस क्या करना चाहता है पता है आपको? उसका संविधान क्या है? मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति किसके बारे में लिखा गया? मुसलमानों के बारे में लिखा गया है? किस ईसाइयों के बारे में लिखा गया है? किसके बारे में लिखा गया? तो जिसको हिंदू कहते हैं उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें शूद्रों की क्या हालत, उसमें अति शूद्रों अछूतों की क्या हालत, महिलाओं की क्या हालत, क्या लिखा हुआ घर में बताइए महिलाओं को? क्या अछूतों को संपत्ति का अधिकार है? रहना कहां है? गांव के बाहर। गांव के बाहर रहना है, दक्षिण टोला में। मैं पहली बार आया हूं पूर्णिया, और इतना लंबा कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया है, भूख भी लग रही होगी, लेकिन थोड़ा संक्षेप में बता ही दूं। जिन्ना और सावरकर के विचार में क्या अंतर है? मैं कोई अंतर नहीं समझता। दोनों दो राष्ट्र की बात कर रहे थे। आप पाकिस्तान चले जाओ, हमें इधर भारत रहेगा हमारा। दोनों इस बात में सहमति थे। इनको समस्या किससे थी और किससे है? समस्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान से समस्या है। क्यों? अभी भी समझ लीजिए क्यों। ये भी जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। पूरे संविधान सभा का भाषण मेरे पास है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस बता दूंगा, भाषण बोलूंगा नहीं ज्यादा। कि अंबेडकर से क्या समस्या थी? अगर उधर जिन्ना शरीयत लागू करते और इधर मनुस्मृति लागू होता तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। दिक्कत थी अंबेडकर का पूरा विचार, आइडियोलॉजी, वो समानता बंधुता पर आधारित था। और वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है बुद्धा से, गौतम बुद्धा से आ रहा है। वो कहां से आ रहा है? वो संत रविदास से आ रहा है। वो कहां से आ रहा है? वो कबीर से आ रहा है। वो कहां से आ रहा है? तुकाराम से आ रहा है। संत रविदास ने बेगमपुरा की बात की थी ना, जिसमें कोई गम नहीं रहेगा। कबीर ने प्रेम रंगन की बात की, और अंबेडकर उसी लाइन को, पूरे फूले के विचार को आगे बढ़ाते हैं और पूरा फिलॉसफी जो है उस संविधान में डालते हैं। समता, बंधुता, न्याय। समता, बंधुता, न्याय। आप जितने संविधान में प्रतीक चिन्ह लिए गए, जितने संसद में लिए गए, वो कहां से आ रहा है? अशोक स्तंभ, अशोक चक्र कहां से आ रहा है? बौद्ध दर्शन से। उन्होंने बर्मा में जाकर भाषण दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने कि हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, पाली साहित्य के भी सारे बौद्ध प्रतीक वहां पे रख दिए हैं, और किसी ने पार्लियामेंट में विरोध नहीं किया, संविधान सभा में किसी ने विरोध नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर में मतभेद जो कुछ भी रहे हो, लेकिन दोनों मिलकर एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? क्योंकि संविधान दिवस में प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस आइडिया पे बात करना जरूरी है। बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो क्या आरएसएस, बीजेपी समानता बंधुता की बात करता है? क्या उनके ऑफिस में तिरंगा कब झंडा फहरा? उनके यहां झंडा नहीं फहरता था लंबे समय तक। तो बाबा साहब ये भी कह रहे हैं कि शिक्षित वही है जो शत्रु को पहचानता। हमारे जैसे लोगों पे कितने मुकदमे होते रहते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं है। ये बार बार 3 दिन हो गया मुझे आए हुए, और थकावट भी होती है। पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपके बीच में आ रहे हैं,
कुछ बात समझाने के लिए तो पूरी तैयारी करके आते हैं, इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो पप्पू जी ठीक ही कह गए हैं कि ये सबसे ज्यादा खतरा इनको जो है ना दलितों से, सबसे ज्यादा। भाई ओबीसी तो थोड़ा फिट फाट हो जाएगा ना, अनटचेबिलिटी तो वहां नहीं है, वो तो एडजस्ट कर लेगा। भाई स्कूल बंद कर दिया, मान लिया कॉलेज बंद कर दिया, तो क्या दिक्कत है आपको? जमीन है, गाय भैंस है, थोड़ा बिजनेस भी है, चल जाएगा काम। आपको कोई पीटेगा नहीं ना। पिटाता कौन है? पिटाता कौन है? पिटाता है दलित, क्योंकि उससे छूत लगता है। तो दलितों सुधर जाओ। और जो आरएसएस बीजेपी का पालकिट हो रहा है ना, अठावले और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, बचो जात के नाम पर वोट देते हो, विचारधारा समझ में आती नहीं है। जात जात पर वोट दो। भाई बीजेपी, मेरा भाई भी खड़ा होगा बीजेपी से तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करके उसको हराने जाऊंगा। ये होना चाहिए राजनीतिक समझ। हम लोग मजाक, फ्री का भाषण होता है। अरे हम लोग गुस्सा भी आता है, इतना रिस्क लेके इतनी धमकियां मिलती हैं कि सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला एकदम ऐलान है। और दलित समुदाय से तो खास तौर से कह रहा हूं, ये वैचारिक महायुद्ध है। अगर तुम नहीं सुधरे अभी 10 साल ठहर जाओ, 10 साल, 10 साल में कैशलेस हो जाओगे। कहां गया बेटा को नौकरी मिल रहा है? अरे दलित का मिडिल क्लास कैसे बना है पहले समझिए। वो सरकारी नौकरियों की वजह से बचा है। इसमें क्या बिजनेस था कोई? सरकारी नौकरियों से दलित का मिडिल क्लास बना, और सरकारी नौकरियां खत्म तो ठन ठन गोपाल। सबको नेतागिरी करने का बहुत शौक लगा हुआ है कि सबको एमएलए एमपी बनना है, चाहे कोई भी विचारधारा हो। हमारी गिरफ्तारी होगी, केसेस होंगे, किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए? ना मुझे दिल्ली में नौकरी है, फर्स्ट क्लास, बढ़िया तनख्वाह है, बंगला में रहता हूं। ये लड़ाई मुझे, आप चेहरे जब देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं तो मुझे पता है कि 10 साल बाद क्या होगा। कभी संविधान खत्म करने की औपचारिक घोषणा नहीं होगी। पहले खेला समझिए, इसी को मैं लीला कहता हूं। संविधान खत्म करने की औपचारिक घोषणा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? संविधान के जो प्रावधान है, मूल भावना है, वो धीरे धीरे पन्ने उसमें से छिटका देंगे, अपने आप मनुस्मृति लागू हो गया। थाना में जाओ, हम जाएंगे, मेरी कोई नहीं सुनेगा। अब बड़े साहब लोग जाएंगे तो उनको लोग सुनेगा। तो यही तो मनुस्मृति, और क्या है? आपको लठ पड़ेगी आपको, और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उल्टा आपके ऊपर केस होगा। इसलिए मैं खास तौर से दलितों से कह रहा हूं, तो शिक्षा तो सबका खत्म हो रहा है। ओबीसी के रिजर्वेशन का बोल के गए हैं पप्पू जी, 40 रिकमेंडेशन में 1.5 रिकमेंडेशन खाली लागू हुआ है। हमारे लोगों को कोई समझ ही नहीं है। खाली नेता बना दीजिए, मुझे एमएलए एमपी और पार्षद बनाइए, यही बनना चाहते हैं। बेटा प्रोफेसर, जज नहीं बनेगा, बेटी नहीं बनेगी जज प्रोफेसर, पत्रकार नहीं बनेगी, बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। अपने नेताओं से सवाल करिए कि हाउस में तुम करो। मैं बार बार दलित समाज को मैं आगाह कर रहा हूं, देखिए मार तो आपको ज्यादा पड़ेगी, ओबीसी वालों को थोड़ा कम पड़ेगा, उससे ज्यादा पड़ेगा नहीं। यादव जी को खाली स्कूल को जाना बंद करवा देंगे, बोला भैंस चढ़ाओ। ये रियलिटी होने वाली है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा, 28 साल पढ़ा चुका मैं, और यूनिवर्सिटी को बर्बाद होते हुए हमने देखा है। 200 पॉइंट का रोस्टर आंदोलन हम लोगों ने लड़ी थी, जिसकी वजह से आपको बच्चे को प्रोफेसर बनने के दरवाजे खुले। कभी चाय भी नहीं पिलाया होगा ढंग से, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं। हम वाकई इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिस समाज के लिए इतना गला फाड़ रहे हैं, इतना टाइम निकाल रहे हैं, क्या उस समाज
शिक्षा को लेकर चिंतित है, रोजगार को लेकर चिंतित है, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। अरे उनको तो जो करना हो तो करेंगे ही, उसमें कहां कंफ्यूजन है। आप लोग क्या कर रहे हैं बताओ। साहब साहिबान, कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है? कोई भी है? सब गांव के स्कूल में पढ़े हैं, हम भी। और गांव के स्कूल में पढ़ के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंच गया, लेखक बन गया, एक्टिविस्ट बन गया, है जी। अब दूसरा पूछते हैं सवाल, दूसरा, आप अपना गांव में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? कोई? जिनको थोड़ा सा पैसा है वो कन्वेंट में भेज रहा है रिक्शा लगा के। क्यों? इस पे आपने बहस क्यों नहीं कराई? शिक्षा ही वो बुनियाद है जिससे आपकी मुक्ति होनी है, और आपके सामने आपके गांव के स्कूल, आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज धीरे धीरे बर्बाद कर दिए गए और आपने आवाज नहीं उठाई। मोदी जी देखिए, नेता तो पैदा होते रहेंगे और सब पैदा, जब शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत सारे एमएलए एमपी को मैं जानता हूं, 10 मिनट मीनिंगफुल बात कहने के लिए खड़ा कर दीजिए, मुंह से आवाज नहीं निकलती। बहुत सारे एमएलए एमपी को जानते हैं। भारत जब आजाद हुआ तो गरीब मुल्क था कि अमीर था? बताइए, नहीं पता है? तो भारत जब आजाद हुआ तो गरीब मुल्क था, अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। तो जब गरीब भारत था तो उन्होंने मुफ्त में शिक्षा दी। सही है प्रोफेसर साहब? गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी। दलित सबसे कमजोर कैटेगरी में था, उसको फ्रीशिप दिया, स्कॉलरशिप दिया। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम होने जा रहे हैं। उसके कितना जीरो लगेगा मैं नहीं जानता, मैं मैथमेटिक्स का नहीं, मैं इकोनॉमिक्स का इतिहास पढ़ाता हूं। दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति होने का दावा कर रहे हैं, तो एजुकेशन बर्बाद क्यों हुआ? एजुकेशन महंगा क्यों हुआ? सरकारी स्कूल खत्म क्यों हुए? उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता क्यों खत्म हुई? विश्वविद्यालय जहां पर 400 रुपया फीस देकर मैं पढ़ा हूं, 600-800 रुपए में मैं दिल्ली में रह के पढ़ लेता था। मेरे पिताजी कोई अमीर आदमी नहीं थे, छोटे से नौकरी में थे, 4 भाई बहन को दिल्ली में पढ़ाया, और वहां से पढ़ के मैं प्रोफेसर बन सकता हूं। आज 20,000 से कम एक बच्चे का खर्चा नहीं है। आपके बच्चे जो है ना, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप पढ़ा लेंगे। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे हर 2-4 दिन में एक फोन आते हैं। मैंने 3 बच्चों को, शायद आप यूट्यूब पे मुझे देखते होंगे कभी कभार, एक यूट्यूब चैनल है अम्बेडकर नामा, अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो सीरियस लोग देखे तो ज्यादा बेहतर है। 50 लोग भी सीरियस मिल जाए ना, वो बहुत है। 3 बच्चों को पढ़ाया उससे, क्राउड फंडिंग करके, लोगों से मांग के। लंदन, जर्मनी, एक कलकत्ता में पढ़ रही है। तो लोग मुझे हर 4 दिन पे एक फोन करते कि मेरे लिए कर दीजिए, मेरे लिए कर दीजिए। एक इंसान के लिए रोज क्राउड फंडिंग करना पॉसिबल है? आप लोग चुप हैं, नेता बन गए हैं, एमएलए एमपी बन गए हैं। इस सवाल को लेकर सड़क पे आपको उतरना चाहिए। हम आपका सहयोग करेंगे। न तो आपसे चंदा लिया, न वोट लिया, ना आपका खाना खाया। ये बुनियादी सवाल है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे, आजकल बोले ना दलित नेता सब भी हिंदू राष्ट्र का पालकिट हो रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र का मतलब भी नहीं पता है। जिस दिन लागू हुआ ना, जिस दिन लागू हुआ, बोला सुनिए इधर मांझी जी, चुनाव लड़ना आपका काम नहीं, चलिए घर बैठिए। यादव जी, आप थोड़ा दिन खुश हो लीजिए, कुछ दिन बाद आपको बोलेगा कि चुनाव लड़ना आपका काम नहीं है। हटिए इधर, कुशवाहा जी कहाँ हैं, तरकारी रोपिए।
और तरकारी भी आजकल अडानी अंबानी बेच रहा है। ये होने वाला मुझे दिख रहा है। कैसे इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है आपको दिख नहीं रहा है? चुनाव आपको हरवा दिया जाएगा, लड़िया तो कैसे बनेंगे राजा? हुक्मरान बनने देगा ये कि हुक्का राम बना देगा? भाई हम बार बार एक बात बोलते हैं और मुझे वो बोलना चाहिए बार बार। और अंबेडकर के शब्दों में इट इज रेपिटेशन बट इट इज नेसेसरी रेपिटेशन, कि हम जो बार बार बात कर रहे हैं वो पुनरावृत्ति है, लेकिन ये बहुत जरूरी पुनरावृत्ति है। बाबा साहब का 56 में परिनिर्वाण हो गया, आरक्षण तो लग गया संविधान में, लेकिन रूलिंग क्लास अगर नहीं चाहे तो आरक्षण लागू करवा देगा? नहीं करवा पाएगा। अभी भी तो संविधान है, तो आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है ये बताइए मुझे। संविधान तो है, शिक्षा क्यों बर्बाद हो रहा है ये बताइए। तो अगर ये लोग जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार तक आपके बच्चों को जो पीएचडी कर रहा होगा SC ST को, उसको भी 40,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, आपने डिमांड की नहीं की ना? वो हमारे जैसे कुछ लोग होंगे कहीं कहीं बोल देते होंगे, लागू हो गया। कुछ पता भी है? गरीब मुल्क ने दलितों को, SC ST को फेलोशिप, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप दिया, और अमीर मुल्क में इसी मनमोहन सिंह सरकार में राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप आया है। पता है आप लोग को? आपके बच्चे PhD कर रहे होंगे तो पूछिएगा 40,000 मिल रहा है कि नहीं। और फेलोशिप बंद है अभी, कोई आंदोलन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। वो तो RSS BJP वाला जानता है कि सब भांग पी के सोया हुआ है, इसको क्या कर रहा है। आडंबर, पाखंड, कर्मकांड में आज कह के चल रहा है ना, बटोगे तो कटोगे। तो हमको बांटा किसने? हम अपने बांट लिए। क्या मुसलमानों ने आके बांट दिया? ईसाइयों ने बांट दिया? अमेरिका ने बांट दिया? जाति एक व्यवस्था है, श्रेणीगत व्यवस्था है। एक के कंधे पे दूसरे का पांव है, फिर उसके कंधे पे दूसरे का है। तो शरद यादव एक बात हम लोग को बार बार कहते थे कि OBC की जो समस्या है, ऊपर चाटो और नीचे काटो। मैं उनके साथ बहुत दिन तक था। ऊपर तलवे चाटो और नीचे जूते मारो। इसलिए विशेष रूप से समझा रहा हूं, जब तक सोशल डेमोक्रेसी, इसी पार्लियामेंट के स्पीच में उन्होंने कहा, सोशल डेमोक्रेसी जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। हम लोग आपस में खाना नहीं खाते हैं, है ना? संविधान सभा में एक बात उन्होंने कही कि जो अल्पसंख्यक के बारे में प्रावधान किया गया वो सही है। सारा पेज नंबर लेकर आया हूं। लेकिन आज बेचारा डरा हुआ है। अगर मुसलमान डरा हुआ है तो मुसलमानों को बचाने की जिम्मेदारी ये मुसलमानों की नहीं है, हिंदुओं की। क्योंकि मुसलमानों ने कभी मुसलमानों को नेता नहीं माना, उन्होंने नेता माना, हिंदुओं को नेता माना। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी? गंभीरता से सोचिए। दलित को तो मुझे समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। खीरा चोरी में जेल भेज दे रहा है, पता है ना? हीरा चोर सब इंग्लैंड घूम रहा है। जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ ना, इंदिरा गांधी ने की थी, तो दलितों के पास कोई बैंक था क्या? तो जब बैंक नहीं था तो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, तो उस नेशनलाइजेशन में नौकरी मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं? बैंक में मिली ना, तो उससे नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? अभी जो दलित लोग हुक्मरान बनने का नशा चढ़ा हुआ है, पहले समझ लो बात भाई।
जब प्रिवी पर्स खत्म हुआ तो दलितों को राजे महाराजे थे क्या कि उनका पर्स खत्म हो गया? नहीं ना। तो फायदा उसका मिला ना। जब मुफ्त शिक्षा थी सब लोग पढ़ा, हमारे बच्चे भी पढ़े। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो दलितों के पास कोई जमींदारी थी क्या? मुझे बताइए तो। पट्टे मिले, घर बनाया गया, चापाकल, पानी का बड़ा टेंशन होता, छुआ जाता था पानी। एक झटके में इंदिरा गांधी ने सबके दरवाजे पे चापाकल लगवा दिया, ऐसे जाओ। कुछ याद नहीं, आपके पास कुछ था ही नहीं। आपका इतना बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ, आरक्षण प्रतिनिधित्व है, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। उसमें होप है, एक आशा है। मेरे दादा दादी मजदूर थे कलकत्ता में, उन्होंने बेटे को पढ़ाया, बीए पास किए, क्लर्क की नौकरी मिली। हम 7 भाई बहन, 7 को एमए करा दिया। एक होप था कि एक मजदूर का बच्चा भी अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा तो वो कलेक्टर बन सकता है। अब वो पूरा आपको समझा देता है कि यादव खा गया, जाटव खा गया, ये खा गया, वो खा गया। रसगुल्ला है क्या खा गया? एग्जाम देते हैं तो कॉपी में लिखा रहता है कि फलना जात को इतना नंबर देना है, फलना को इतना देना है। वो होप थी, एक आशा थी कि एक मजदूर का बेटा भी बनेगा। अब स्कूल खत्म तो मजदूर का बेटा पढ़ेगा। उन मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए, वो खेतिहर मजदूरों के लिए वो लड़ने की जिम्मेदारी हमारी थी, आपकी थी, जिनके शर्ट पे कोट आ गए। क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई? ने सब नेता बनना है, सब रिटायर हो जाएंगे, उसका चलिए टिकट मांगने चलते हैं। एक इंटेलेक्चुअल नहीं है आपके पास, एक हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, कुछ भी नहीं है। और आप हुक्मरान बन गए, इतना एमएलए एमपी कितने आया चलेगा। तो गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा आना जिंदा लोगों की पहचान है। हम कैसे समाज को बार बार बोल रहे हैं कि सब संविधान के प्रावधान कर। एक एग्जाम्पल और देता हूं। इंदिरा गांधी ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान लाया था 75 में शेड्यूल ट्राइब के लिए, पता है? और शेड्यूल कास्ट के लिए 1979 में स्पेशल कंपोनेंट प्लान लाया था, जिसमें बजट के हिसाब से इनके कल्याण के लिए राशि आवंटित की जाती थी। किसके हिसाब से? बजट के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। जरा पूछिए, ओबीसी वाले लोगों के पास पैसा है, वो अपने लिए मांग नहीं कर रहा कुछ। तो मांगो ना कि हमें भी आबादी के हिसाब से मुझे बजट का प्रावधान करो। दलित लोग तो लड़ ही रहा है आपकी लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई ज्यादा दलित लोग ही लड़ रहा है, जाति जनगणना का वही लड़ रहा है। थोड़ा आप भी बाहर निकलो घर से। 52% आबादी है तो दिखना भी तो चाहिए ना कहीं। गांधी मैदान भरने में, कोई आंदोलन होने में। इस साल का बजट सुन लीजिए और क्या क्या बात खत्म करूंगा। इस साल का बजट है, जो सेंट्रल बजट है, वो है 48,20,512 करोड़ रुपए। कितने? 48,20,512 करोड़ रुपए, जिसमें से शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में दिया गया है 1,65,493 करोड़ रुपए। कितना परसेंट है? 3.43%। मिलना कितना चाहिए था? 15% या आबादी मान लो तो कितना मिलना चाहिए था? 7,95,384 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। अब मिला कितना? 1,65,493 करोड़। शेड्यूल ट्राइब का ही 1,32,214 करोड़ रुपए मिला, बनता है 2.74%। कितना? 2.75%। अगर 7% भी आबादी मान ले तो उनको मिलना चाहिए था 3,95,281 करोड़ रुपए, उनको मिलना चाहिए। और जो भी पैसे अलॉट हुए कई मंत्रालयों को बांट दिया जाता है। कहां खर्चा होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं। क्या आपके समाज में
इस पैसा का खर्च कैसे हो, इसके लिए कोई मांग है? आपके लीडर्स क्या इसको घोषणा पत्र में डाल रहे हैं? ये बहस हो रही कहीं? नेता क्यों बनना चाहते हो, मुझे ये बताओ पहले। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हो, पहले ये बताओ। एमपी से ज्यादा तनख्वाह तो मेरी है। पहले लीडर्स हुआ करते थे, इलेक्शन नहीं भी हो तो भी जनसभाएं होती थी, ब्लॉक ब्लॉक में होती थी, लोगों को जागरूक करते थे। अब हो रहा है कुछ? अब खाली इलेक्शन के समय 3 महीना पहले आप लोग भी शिव जी के बाराती की तरह भभूत लगा के निकलते हैं कि अब इलेक्शन आ गया, उठाओ है? अब आ गया। अब फिर 4.5 साल, पौने 5 साल शिव जी के बाराती अपना कुछ मार उड़ के, है ना, शिव जी का प्रसाद मार के पौने 5 साल सोया रहता है। आरएसएस, बीजेपी 5 साल काम करता है, सीखिए उससे। कोई यहां अंबेडकर, लोहिया, कोई वर्कशॉप लगता है, विचारों पे चर्चा होती? कितने लाइब्रेरी हैं? पढ़ने लिखने का क्या मतलब? कुछ नहीं। क्यों पढ़ना चाहिए? पर अंबेडकर कोई तोप लेके नहीं लड़ाई लड़ रहे थे, बुद्धि से लड़ाई लड़ रहे थे, बुद्धि विवेक से, आर्गुमेंट करके, तर्क करके, मेमोरेंडम लिख के। उन्होंने कभी ऐसा निरर्थक दावा नहीं किया, अनरियलिस्टिक दावा नहीं किया कि हम सरकार बना लेंगे और हम पीए बन जाएंगे। किया परसुएट करके, आर्गुमेंट करके उन्होंने अपनी मांगे मंगवाई। ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 का प्रावधान किया। और सर देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को कि संविधान और भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक पर हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला बोल दिया है। तो आप तो हिंदू भी बन जाते हैं, तो अपने पांव, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपना पांव काटो। संविधान से निकला है इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य, और इसके होने का मतलब है कि राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र नहीं है तो आपके मानवीय खाली आरक्षण नहीं है, संविधान आपके मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, कई तरह के अधिकार है। इसकी रक्षा आप कर पा रहे हैं क्या? तो 20%, 25%, 30% वाला जो कमीशन वाला चक्कर है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा नेताओं को। हम जैसे एक ही आदमी बहुत क्लास लेने के लिए काफी। अभी तो मैंने पन्ना खोला ही नहीं, पन्ना खोला ही नहीं। तो ये वर्कशॉप लगातार करना, वैचारिक विमर्श करना, इंडियन रिपब्लिक को बचाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए। और इसको खतरा जो है ना, बीजेपी वाला बोला था कि नहीं कि हम 400 इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे, और जितने 10 साल में निर्णय हुए हैं, आप बताओ कि संविधान के अनुसार है कि संविधान के खिलाफ है? भाई आर्टिकल 370 जो अपने से नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट है ना, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, अब कोर्ट ने पूरा झगड़ा लगा दिया, हर जगह मंदिर ढूंढ रहा है। तो हम बोले भैया थोड़ा नीचे खोदना, डीप, और नीचे बौद्ध विहार मिलेगा, वापस करो। तो आप काम देख लो, जितना निजीकरण होने का मतलब है आपके अधिकार खत्म, निजीकरण खत्म, नौकरी खत्म, लैटरल एंट्री आ ही गया है ऊपर से। तो आपको जातीय उत्पीड़न के खिलाफ भी लड़ना है और आपको पूंजीवादी जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ भी लड़ना है। आज 12,000 में सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर रहा है, वो सरकारी नौकरी रहता है तो उसको 70,000 मिलता है, 12,000 में अपना बच्चा पढ़ा सकता है। कागज कलम लेकर नोट कर लीजिए, रेफरेंस भी बता दूंगा, पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा। बोले किसी भी डेमोक्रेसी को अगर सफल होना है, लोकशाही को, आप लोगों को फ्री में मिला है ना, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं लग रहा है। लोकशाही को सफल होने के लिए 7 चीजों का होना जरूरी है।
और ये उन्होंने पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी वकीलों और जजों के बीच भाषण दिया था 22 दिसंबर 1955 को, और कहा था कि 7 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पहला, समाज में भयंकर असमानता नहीं। तो मोदी जी तो खुद ही करे कि 80 करोड़ से ज्यादा हम 5 किलो दे रहे हैं अरवा चावल। गरीबी बढ़ी है कि कम हुई, ये सोचिए। भयंकर असमानता नहीं है, बढ़ी है। सरकारी नौकरियां सब खत्म हो गई, उससे जो मिडिल क्लास था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज सब आ गए, सब उसमें जा रहा है। दूसरा, मजबूत और सुरक्षित विपक्ष। क्या विपक्ष सुरक्षित है? सिटिंग सीएम को अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को जेल में डाला कि नहीं डाला? लालू जी कितने साल जेल में रहे? जो नहीं छोड़ा तो फर्जी मुकदमा डालो, ये भी नहीं। तीसरा, कानून और प्रशासन में समानता। इसका मतलब ये है, कानून में तो सब लोग समान हैं, लेकिन डीएम साहब के ऑफिस में हम समान हैं कि नहीं है, ये ना महत्वपूर्ण बात है। एसपी साहब के ऑफिस में हम समान हैं कि नहीं है, कि जात के हिसाब से कानून चल रही है, असली बात। कानून तो है, संविधान में सब लिखा हुआ है, सीआरपीसी आईपीसी सब तो रखा हुआ है, वो लागू कितना है, प्रशासन आपको समान समझता है नहीं समझता, ये महत्वपूर्ण बात है। चौथा, संवैधानिक नैतिकता। अगर संवैधानिक नैतिकता नहीं है तो संविधान अस्थि पंजर है, उसमें मांस और रक्त का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि जिस संविधान की आप शपथ ले रहे हैं आप नैतिकता से, ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। पांचवा, बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं। हो रहा है कि बंद हुआ है? कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? भाई मुस्लिम लोग डरा हुआ है, वो अपना फ्रिज में खाली कोई मांस मेरा नहीं चेक करे, इसी के लिए वो है। छठा, समाज की नैतिकता। भाई अगर गांव में कोई दलित आदमी है, भारतीयों की लड़ाई वहां अमेरिका में व्हाइट ने, अंग्रेजों ने व्हाइट के खिलाफ युद्ध लड़ा कालों को मुक्त कराने के लिए, गोलियां चली वहां पे, व्हाइट अगेंस्ट व्हाइट। और आपके गांव में अगर दक्षिण टोला में कोई दलित कोई जाके पीट पाट दे तो आप उस क्रिमिनल में भी अपनी जाति ढूंढते हो। ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा? उस क्रिमिनल में भी लोग समाज बढ़ जाता है। तो इस समाज के आप नैतिक हैं? हमें भी सोचना है ना, डेमोक्रेसी सफल होगी इसके लिए हम भी एक अच्छा सिटीजन बने, तभी ना सफल हो। दलित को कूट देता है, उसमें भी जात के हिसाब से पॉलिटिक्स हो जाता है, क्रिमिनल की भी जात हो जाती है, और उसके जात के लोग उसके पीछे हो जाते हैं, और दलित बेचारा गरीब उसको कहां न्याय मिलेगा? न थाने में न कचहरी में। तो समाज हमारा नैतिक है। और आखिरी, जन चेतना, मास कॉन्शसनेस। लोगों को अपने भी सजग होना है ना। इसमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, पॉलिटिकल क्लास का काम था इसको ट्रेनिंग देना। अब नहीं लगता है कोई वर्कशॉप, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। और हम लोग, मैं तो यही मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, हम लोग से पता नहीं क्यों घबराता है, हम तो कुछ लिए ही नहीं। और चलते चलते संविधान सभा में जब संविधान स्वीकार किया गया, डॉक्टर अंबेडकर का 55 मिनट का लंबा भाषण, और मैं चलते चलते एक कोट सिर्फ सुनाता हूं आपको। भारत ने बौद्धों की जनतांत्रिक प्रणाली गंवाई है। बौद्धों के जमाने में हमारे ही घर के आसपास सब रिपब्लिक सब था। लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका नया लगना भारत जैसे देश में हो सकता है। यहां जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का खतरा है।
नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाहरी रूप बनाए रखेगा। संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर देता है, कोई घोषणा नहीं हो रहा। अपना बाहरी रूप बनाए रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो, सुन लीजिएगा, प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना यानी कि तानाशाही के पैदा होने की, तानाशाही का पैदा होने का जबरदस्त खतरा है। देख लीजिए, पिछले 10 साल में देख लीजिए। अब तो थोड़ा डर भी जा रहा है कि कहीं नीतीश जी छिटक गए, नायडू छिटक गए तो सरकार गिर सकती है। तो हम लोग को बुलाइए तो कुछ सुनिए नहीं, पढ़ने लिखने का आदत भी डालिए और बच्चों को घर में ट्रेनिंग दीजिए कि आखिर ये सब बात क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब लिख के गए, भैया बता के गए। तानाशाही क्या होता है? इमरजेंसी का भी घोषणा होगी? नहीं, बिना घोषणा किए इमरजेंसी चल सकता है। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। एक ही थाने में 2 कानून चल सकते हैं, एक ही कचहरी में 2 कानून चल सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ही भावना के आधार पर वहां राम मंदिर बनवा दिया, संविधान के आधार पर नहीं, भावना, ईश्वर उनको ज्ञान दिए थे, तो इस देश में आप क्या समझ रहे हैं? अगर शहर पे पूरा बम गिरता है ना तो बचता कोई नहीं है, मंदिर भी टूटता है, मंदिर भी टूटता है। अगर डेमोक्रेसी इस तरह से खतरे में है, सारे संस्थान पर कब्जा है, तो ये मत समझिएगा दलित थोड़ा ज्यादा पीटा जाएगा, नंबर आपका भी आएगा। इसलिए बिल्ली को दही की रखवाली मत दीजिए, सावधान हो जाइए। शुक्रिया, जय भीम।